नमस्कार। साहित्य यात्रा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के संस्करण में हम बातचीत करने वाले हैं अपने समय के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार डॉक्टर शिव प्रसाद जोशी से। डॉक्टर जोशी, आपका साहित्य यात्रा के इस मंच पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। बातचीत की शुरुआत, जैसे कि एक हमारी परंपरा है, हमारे दर्शक सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आपका जन्म, शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और बचपन की तमाम स्मृतियाँ। उसके बाद फिर हम आपकी साहित्यिक यात्रा की तरफ आते हैं। जी मुकेश जी, धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और साहित्य यात्रा का एक हिस्सा बनने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया मुझे। जी, मैं आभार आपका। जी आपका भी बहुत आभार है मुकेश जी। मैं एक साधारण से मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ जिसकी जड़ें पहाड़ में हैं, रही हैं। मूल निवास मेरा टिहरी का है और ये घनसाली तहसील के तहत मेरा मूल निवास रहा है और शिक्षा दीक्षा मेरी देहरादून में हुई। एमए तक मैंने बीएससी किया, फिर उसके बाद एमए किया राजनीति शास्त्र में। फिर बाद में मैं दिल्ली चला गया आगे की पढ़ाई के लिए। क्या असल में ये था कि कुछ नया करना है, पत्रकारिता को लेकर लिखने पढ़ने का शौक़ था। तो जो घर परिवार में लोग थे तो उनका ये कहना था कि ये अगर लिखने पढ़ने की तरफ इसका रुझान है तो क्यों ना पत्रकारिता में ट्राई किया जाए, क्योंकि उन दिनों में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में उसके बड़ा नाम भी था, महत्व भी था। और जी आज भी है। आज बेशक आज भी है। और अब तो उसका काफ़ी विस्तृत दायरा भी हो गया है, बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने खोल दिए हैं। उस समय 3 ही कोर्सेज थे उनके, हिंदी, अंग्रेज़ी और पीआर, पब्लिक रिलेशन और जनसंपर्क। ये 3 कोर्सेज उनके चलते थे। मैंने हिंदी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा कोर्स के लिए भर्ती परीक्षा दी थी, तो उसके बाकायदा इम्तहान होता था उसका, और अच्छा खासा इम्तहान होता था। तो संयोगवश मैं उसमें निकला और उसके बाद पहले वर्ष तो नहीं निकला, दो बार दूसरी अटेम्प्ट पे निकला फिर, लेकिन चला मैं पहले अटेम्प्ट में ही दिल्ली चला गया। तो ये समझिए कि 93 से मैंने दिल्ली में ही रहना मैंने शुरू कर दिया था। और उसी दौरान लिखना पढ़ना मंगलेश जी के सानिध्य में रहा, तो उन्हीं के साथ मंगलेश डबराल जी उनके सानिध्य में रहा और घर पर ही रहकर उनसे सीखा, देखा उनको काम करते हुए। तो वो एक तरह से मेरी पत्रकारिता की ट्रेनिंग के पहले ही जो शुरुआत हुई उनसे ही है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो। और न सिर्फ पत्रकारिता की बल्कि लिखने पढ़ने की जो शुरुआती तमीज़ है और जो जिसे कहते हैं ना कि आखर उठाना जिसे हम कहते हैं, तो वो साहित्य के आखर उठाने का ढंग मुझे वहाँ से पता चला। लिखने पढ़ने का बेशक यहाँ पर दौर था और लोग थे आसपास, लेकिन चीज़ों को देखने का नज़रिया वहाँ उनके पास रहकर बदलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो निरंतर उसमें मेरी रुचि बढ़ती चली गई। पत्रकारिता का कोर्स किया, फिर पत्रकारिता में आगे फिर नौकरी, टीवी का दौर आ गया था। 1995 का दौर, टीवी बूम का दौर भी था। तो वो नया टेलीविज़न आया था, तो उस समय सब टेलीविज़न पत्रकारिता का बड़ा ज़ोर था। तो उसी दौरान मैंने फिर टीवी पत्रकारिता शुरू की। टीवीआई करके एक चैनल हुआ करता था उस समय, अब तो खैर बंद हो गया, लेकिन वो जी टीवी के समांतर एक दूसरा प्राइवेट टीवी चैनल था और एक बड़ा उसका उस समय बड़ा रसूख था, बड़ा तामझाम लेकर वो आए थे। दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा समय नहीं चल पाया, कुछ आंतरिक कारणों से या आर्थिक कारणों से, ये पता नहीं। लेकिन वो एक बड़ा उसमें टीवी के बारे में जो बुनियादी समझ जो बनाई, उसने वहाँ पे रहकर मैंने जानी सीखी उसकी, चाहे वो टीवी की भाषा हो, चाहे वो टीवी की अपनी प्रौद्योगिकी हो, प्रस्तुति हो, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। तो इस तरह से उत्तरोत्तर टीवी में ही फिर काम किया। और फिर कुछ समय टीवी में काम करने के बाद फिर मैं जब वहाँ से मेरी पत्नी यहाँ देहरादून में आई और वो आज तक में यहाँ पर प्रभारी बनी, तो शालिनी जोशी, तो वो उसके बाद फिर मैं भी कुछ समय यहाँ बीबीसी का प्रतिनिधि के तौर पर मैंने काम किया यहाँ पर रेडियो के लिए। फिर उसके बाद सहारा टीवी में मैं कुछ समय रहा और फिर मैं जर्मनी चला गया, जर्मन रेडियो डॉयचे वेले के लिए। वहाँ डॉयचे वेले में हिंदी सेवा में, तो वहाँ काम करने के बाद कुछ समय करने के बाद फिर वहाँ से लौटने के बाद अमूमन ज़्यादातर समय मैं फ्रीलांस ही रहा और फ्रीलांस ही कार्य करता रहा, डॉयचे वेले के लिए भी, विभिन्न दूसरे समाचार माध्यमों के लिए, इस तरह से। लेकिन लिखना पढ़ना अपना मैं करता रहा, लिखना पढ़ना मेरा बराबर होता रहा। और
ये एक सिलसिला बनता गया। और अब फ्रीलांस कार्य के अलावा जी जो इस दौरान जो पिछले ये समझिए कि करीब 3 दशक की मेरा जो पूरा पत्रकारिता का करियर रहा, उस दौरान जो लिखा पढ़ा साहित्य में भी और अनुवाद भी किए और कविताएं भी लिखी और ये सब किया, तो वो अब सिलसिला उनको किताब की शक्ल में लाने का काम बहुत देर से शुरू हुआ मुकेश जी। उसी पर डॉक्टर सी जोशी मैं आने वाला हूँ। जी जी। आपके जब पूरे कृतित्व को हम देखते हैं तो आपने तो शुरुआती दौर की पत्रकारिता से शुरू किया जी जी, लेकिन आपको हम एक कवि के रूप में, एक अनुवादक के रूप में, एक लेखक के रूप में, अभी नोबेल प्राइज विनर्स पर आपकी बहुत शानदार किताब मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, इतने सारे रूप में जब आप आते हैं, एक तरफ अनुवाद करना, एक तरफ कविताएं लिखना, एक तरफ लेखन करना जी, बीच में समीक्षाएं करना और पत्रकारिता, खासकर साहित्यिक पत्रिका। आपने जब आप बीबीसी की चर्चा कर रहे थे तो उस दौर की कुछ रिपोर्ट्स जो हिमालयन इश्यूज पर थी आपकी, वो आज भी नजीर मानी जाती है। जी जी, जो इश्यूज आपने तब उठाए थे, मसलन ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, जी जी, इन पर हम अब बहस कर रहे हैं। जी जी, तो वो एक पक्ष था, लेकिन इतनी सारी भूमिकाओं में जोशी जी वो कौन सी भूमिका है जो अंतस में आपको, एक हमारे गढ़वाली में कहते हैं छपछपी पड़ जाना, कि जिसमें आप पूरी तरह संतुष्ट नजर आते हैं? जी जी, कोई ऐसे, और ऐसा क्यों है, वही विधा क्यों है जहाँ पर आपको लगता है कि आपने कुछ जैसे पी लिया है? हाँ जी, कुछ अपने अंदर समा गया है। जी, बहुत अच्छा सवाल है मुकेश जी, मतलब और इस अच्छा सवाल भी है और सच कहूँ तो एक तरह से बड़ा कठिन सवाल भी है। कठिन सवाल भी किसी भी लेखक के लिए या पत्रकार के लिए, या बड़ा इसका सीधा जवाब देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मैं इसको कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा जब आपने पूछा ही है। तो मुझे असल में जिसे आपने छपछपी कहा, या जिसे आपने कहा कि इसको करके आपको लगता है कि आपने कुछ कहा, तो वो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इतनी लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बावजूद आज भी जब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी कविता लिख सकता हूँ अगर, या लिखता हूँ जब मैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बस अंतर इतना ही है मुकेश जी कि वो छपछपी की तरह नहीं आता है, वो एक वो छटपटाहट सी और बेचैनी को बढ़ा देता है। लेकिन उसी में पता नहीं कहीं शायद एक मुझे उसका एक ऐसा लगता है कि जैसे एक मुक्ति भी मिल रही होती है, लिबरेट भी हो रहा होता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये एक पक्ष है जो मुझे लगता है इस समय। और निश्चित रूप से जब और हम इसके दूसरे आयामों को बड़े की तरफ देखें, दूसरा पक्ष देखें, तो जाहिर है एक अच्छी रेडियो रिपोर्ट करना या एक अच्छी टीवी रिपोर्ट देना, और फिर घर लौटकर जब उसकी प्रतिक्रिया जानना कि देखो ये रिपोर्ट थी और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, निश्चित रूप से इसका उस मन प्रफुल्लित होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो असल जो वास्तविक जो मैं अनुभव जब मुझे किसी चीज़ का होता है, जो वो जिसे कहते हैं ना, एक गहन अनुभूति जो महसूस होती है मुझे, वो एक अच्छी कविता से ही हासिल हो पाती है। अगर मैं लिख पाया या लिख सका, मुझे लगता है कि मैं लिख सका। बिल्कुल, आपका जो कविता संग्रह है रिक्त स्थान और अन्य कविताएं जी, उसमें कुछ बहुत गहरी कविता है और कविताएं हैं। और जोशी जी, ये अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा जी, कि जो लोग साहित्य की दुनिया से पत्रकारिता में आए जी, तो वो जो साहित्यिक पत्रकारिता की तासीर होती है वो एकदम अलग होती है। और जैसे हम आजकल खबरें पढ़ते हैं, बड़ी मोनोटोनस सी, बड़ी उखड़ी सी भाषा जिसमें कोई रस नहीं है जी, तो वो अपना उस तरह का प्रभाव भी नहीं छोड़ पाती। पर अगर आज की तारीख में एक पीढ़ी आपकी थी जब आप जनसंचार के क्षेत्र में गए और दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली और तब शुरुआत की जी। एक दौर आज का है, बड़ा भागता कूदता फांदता जो दौर है। क्या आपको लगता है कि वो जो एक साहित्यिक पत्रकारिता थी, वो जो मिजाज था जहाँ पत्रकार के अंतस में कविताएं भी बसती थी, कुछ कहानियां भी चलती थी और उसके साथ सामाजिक सरोकार भी थे, आज के इस दौर को आप कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये एक बड़ा अंतर तो आया है। ये एक, जैसा आपने कहा कि एक पृष्ठभूमि और एक दौर ऐसा था पत्रकारिता में मुकेश जी कि जब एक सामाजिक प्रतिबद्धता या सरोकारों के साथ या एक गहरी अध्ययन परक
पत्रकारिता जिसे हम कहेंगे, उसके पीछे बड़ा अध्ययन करके लोग निकलते थे, आते थे। अब अध्ययन से आशय ये नहीं है कि ठीक है कि किसी पत्रकार का साहित्य की तमाम विधाओं को जानना या उस पर पारंगत होना कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये होना कि एक पत्रकार को कितना मानवीय, कितना सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध और कितना ईमानदार, कितना निष्पक्ष और कितनी मर्मभेदी भाषा, कितना 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 जनता की तकलीफ़ को समझने वाला विवरण, वृत्तांत वो दे पाता है अपनी खबर में, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके लिए उसका साहित्य का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसके पास एक अध्ययन की दृष्टि होनी चाहिए, उसके पास अध्ययन की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप जितना एक अच्छा पत्रकार एक अच्छा पाठक भी होता है, बिल्कुल वो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब उसने साहित्य रचा हो या साहित्य, लेकिन उसको बेशक अच्छी चीज़ें, अच्छा साहित्य, अच्छी भाषा, अच्छे विचार, अच्छा दर्शन, वो सब चीज़ें उसको पढ़नी चाहिए। और अगर वो नहीं पढ़ता है, उसकी पढ़त में वो सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो जैसे कि आपने कहा, जाहिर है उसकी भाषा में वो बड़ा एकांगीपन सा रहेगा, वो इतनी ईमानदार भाषा नहीं रहेगी। वो हम महसूस करते हैं जब हम आजकल की पत्र और जो जोशी जी जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं कि एक लिखने वाले को वो पत्रकारिता में हो, वो साहित्य में हो, उसके अंदर जो अंतस की संवेदना है जी, हम लोग देखते हैं कि मार्क्वेज, आपने तो उनको अनुवाद किया है, जी जी, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जी जी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी, ये सब लोग जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो इसीलिए उनके लेखन में वो जो वृतांत मिलते हैं, कहीं लगता है कि एक पत्रकार लिख रहा है, एग्जैक्टली, और जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो लगता है कि इससे गहरा तो कोई साहित्यकार हो जा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जोशी जी, थोड़ा विषय अंतर करते हैं प्लीज। इस बातचीत से और आपके इस पूरे विराट व्यक्तित्व से जो निकल कर आता है, उसमें हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हुई, जी जी, और उन किताबों को हासिल कैसे किया जा सकता है, इस पर आपका जवाब आ जाएगा, फिर हम कृतित्व की तरफ। ठीक है। हाँ मुकेश जी, बस इसमें यही है कि मेरी अभी यूँ तो सबसे पहले मेरी किताब पत्रकारिता पर ही आई थी, उसमें मैं सह लेखक था अपनी पत्नी के साथ, शालिनी जोशी के साथ। तो हम लोगों ने, हमारी पहली किताब राजकमल के राधा कृष्ण वाले प्रकाशन से आई थी, वो वेब पत्रकारिता पर थी, और वो काफ़ी पुरानी किताब है। मेरे ख्याल से वो किताब हमने लिखी थी 2010 के आसपास लिखी थी, जब ये नया मीडिया नए ढंग से उठ ही रहा था। फिर उसके बाद 2015 में पेंगुइन से हम दोनों की ही किताब आई थी, नया मीडिया करके एक किताब है। अच्छा। नया युग नया मीडिया करके। अच्छा। नया मीडिया नया अभ्यास, इस तरह से है। तो वो पेंगुइन से है, वो किताब पेंगुइन से है। तो वो किताब भी काफ़ी चर्चित हुई थी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने उस समय आगे के लिहाज से देखते हुए कि भविष्य क्या होने वाला है इस नए मीडिया का, उसमें वो चीज़ें डाली थी। तो वो उसको लेकर भी काफ़ी संतोष था कि वो किताब अपनी भूमिका पर खरी उतरी, और अभी भी वो कई पत्रकारिता कोर्सेज़ में वो किताबें हैं, पढ़ाई जा रही हैं, और लोग उनसे मतलब स्कॉलर्स उनसे कोट भी कर रहे हैं। ये एक बड़े संतोष की बात हमारे लिए रही जी। इसके बाद जैसे मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि साहित्य को लेकर मैं बड़ा उस तरह का रहा, एक बड़ा संकोच, और जिसे कहना संकोच भी क्या कहूँ कि मुझे कभी इस तरह से लगा ही नहीं कि मुझे ये सब करना, प्रकाशन को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं था ये। तो मेरा मतलब ये समझिए कि मतलब जब मैं 50 वर्ष का हो गया तब मेरा ये पहला संग्रह आया। क्या सामने। बात है। हाँ, मतलब जो है, हालांकि मतलब और भी दिग्गज कहानी साहित्यकार ऐसे हैं हिंदी में जिन्होंने मतलब जिनका बहुत बाद में संग्रह आए हैं, मतलब, और वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं। तो मैं तो खैर कुछ भी नहीं उस तरह से, लेकिन किताबों को लेके, किताब को छापने को लेके बड़ा संशय रहा, खासकर कविताओं को लेकर बड़ा संशय, दुविधा, उहापोह रहती थी कि पता नहीं है कविताएं छपने योग्य हैं भी या नहीं हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अंदर से हौसला और कुछ बहुत ही अपने लोगों से, कुछ अपने खास मित्रों से बात करने के बाद, और आप जैसे प्रशंसकों की बदौलत पहला संग्रह निकालने की मैंने हिम्मत की। काव्यांश प्रकाशन जो ऋषिकेश में है, उससे वो छपकर आया, रिक्त स्थान और अन्य कविताएं जी। और जब वो छपकर आया तो ये ऐसा लगा, मतलब वो लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ये कविताएं मतलब इस तरह से हैं और ये कवि कहीं है। तो लोगों ने उस समय देखना शुरू किया कि अच्छा ईश्वर प्रसाद जोशी भी हैं कहीं पर, अच्छा ये कविता कहाँ थे वगैरह। क्योंकि मैं कविताएं मैंने बहुत कम छपी हैं, बहुत कम स्तर पे मैंने इधर उधर बहुत ही कम कविताएं मैं दिया करता था जी। तो उस संग्रह के आने के बाद थोड़ी सी हल्की सी एक सुगबुगाहट सी हुई, और उसको लोगों ने पढ़ा, सराहा, और
आमतौर पर जो पहले संग्रह में जो आमतौर पर दिखता है कि नहीं उसमें कुछ रहते हैं, वो इस संग्रह में नहीं हुआ। तो शायद इसकी वजह ये भी थी कि उसको बहुत लंबा समय तपाने में मिल गया था, तो वो तपती रही पड़ी रही, यही वजह रही। तो वो शायद उसका एक असर उसका पड़ा रहा होगा। फिर जल्दी ही उसका एक दूसरा संस्करण भी आ गया, तो एक खुशी की बात ये रही कि उसका दूसरा संस्करण भी जल्दी ही आ गया। फिर मैंने दूसरा संग्रह अपना तैयार किया। कोई कविताएं जैसे मैंने कहा बहुत थी मेरे पास, लेकिन वो कहीं जा नहीं रही थी। फिर थोड़ा और हिम्मत बढ़ी, तो फिर वो गिनती के बाहर करके दूसरा संग्रह आया। गिनती के बाहर करके दूसरा संग्रह आया जी। दोनों संग्रहों को पुरस्कार भी मिले। रिक्त स्थान और अन्य कविताएं करके जो संग्रह है उसको मुजफ्फरनगर में रमेश प्रजापति हैं कवि, उनके पिता की स्मृति में एक सम्मान दिया जाता है, चाक सम्मान। चाक सम्मान जी, वो उसमें मिला। फिर इसको भी एक सम्मान मिला था, गिनती के बाहर को भी। खैर ये तो अलग विषय है। फिर गिनती के बाहर के बाद फिर मैंने एक जो बॉन प्रवास, जो मैं जर्मनी के बॉन शहर में था डॉयचे वेले के कार्य के दौरान, उस प्रवास के दौरान जो मेरी स्मृतियाँ थी उनको मैंने फिर जमा करके, उनको इकट्ठा करके, उसके अंश इधर उधर छपे तो थे ही पहल और कई जगहों पर, किनारे किनारे दरिया की चर्चा कर, बहुत सुंदर ट्रैवलॉग जी। तो वो डायरी और यात्रा वृत्तांत का एक मिला जुला, थोड़ा एक नए तरह का गद्य का अनुभव है उसमें। और डायरी और यात्रा वृत्तांत और संस्मरण तो सब उसमें एक मिला जुला एक आस्वाद पाठकों ने लिया उसमें, तो वो उनको काफ़ी पसंद आया और उसको आपने भी उसकी चर्चा की थी जी। तो वो एक किताब आई। फिर इसके बाद अभी ये प्रकाशित हुई है काव्यांश प्रकाशन से, नोबेल के कुछ नाम, जिसमें करीब 23-24 जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके रचनाओं पर, उनके कृतित्व पर, उनके पूरे जीवन पर निबंध हैं, अनुवाद हैं, उनकी टिप्पणियां हैं, साक्षात्कार हैं। इस तरह से अपनी तरह की थोड़ा सा चार किताबें जी। बल्कि जो ताज़ा किताब जिसकी आप नोबेल के कुछ नाम जी, नोबेल के कुछ नाम, अभी इस किताब की चर्चा कर रहे थे तो मैं भी इसको देख रहा था जी। किसी बाजार में किसी दुकान पर दिखी थी, मैं ले आया जी। मेरे ख्याल से हिंदी पट्टी में नोबेल प्राइज विनर्स को एक साथ इस तरह से कंपाइल करने का प्रयास कम से कम मेरी नोटिस में तो पहले कभी नहीं आया। और इसका एक बहुत अच्छा इस किताब का जो पक्ष है कि उन्होंने जो उसमें नोबेल समिति में पुरस्कार लेते हुए जो वक्तव्य दिए जी जी, उनको सुनना, उनको पढ़ना बहुत अपने आप में शानदार अनुभव है। मैं भी इन दिनों उस किताब को पढ़ रहा हूँ। लेकिन जोशी जी, इसी से एक चीज़ आती है कि जो 4 किताबों की आप चर्चा कर रहे हैं, आपकी जो परिधि है वो केवल भारत नहीं है, पूरी वैश्विक रही है जी जी। BBC से डाइचे वेली, जर्मन रेडियो आप चर्चा कर रहे हैं जी। और फिर किताब छापने के लिए आप हमारे ऋषिकेश शहर में काव्यांश प्रकाशन में आते, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में रहने के बावजूद जहाँ की बड़े बड़े, ये कैसा संयोग है? ये केवल हिमालय को लेकर वो है, लेकिन ये मन में ये सवाल आता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा ईमानदार सवाल है मुकेश जी। इस तरह के सवाल कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपने इतनी ईमानदारी और सच को इतनी सहजता से पूछा है, मतलब। और ये प्रश्न लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या प्रश्न है, लेकिन ये दरअसल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक बार फिर मैं कहूँगा इस बात को कि और बहुत इसमें इतनी सादगी है इस सवाल में, और इतना प्यार है इस सवाल में कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपने अब सही कहा, बेशक कि इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद और सब तमाम जगहों से आपके वो होने के बावजूद आप एक ऐसी जगह से जो बहुत ही, इसमें मेरा सबसे पहले यही मानना था मुकेश जी, मतलब जो मेरे अपनी मन में जो मेरी धारणा थी और जो मेरा विश्वास था और जो मैंने फैसला किया था, जो मैंने अपने भीतर तय की थी चीज़ें, उसमें यही था कि मैं किसी बड़े प्रकाशक से अपनी किताब नहीं छपवाऊंगा। पहली बात तो मेरे दिमाग में स्पष्ट थी कि मैं किसी बड़े प्रकाशक से, बहुत ही नामी गिरामी प्रतिष्ठित, इस तरह से, ऐसा नहीं कि मुझे उनमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ऑल ड्यू रिगार्ड्स, हाँ बिल्कुल, उनके प्रति मेरे मन में कोई ऐसी वो नहीं है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये था कि मैं एक ऐसे प्रकाशन से जो कि नया प्रकाशन हो और जो कि कुछ नई तरह की चीज़ करना चाहता हो, जो कि अपने क्या कहना चाहिए उसे, कि अपने कार्यक्रम को लेकर, अपनी रूपरेखा को लेकर स्पष्ट हो, साफ हो, ईमानदार हो, मानवीय हो, नैतिक हो और प्रोफेशनल हो, है ना। ये सारी चीज़ें मैं चाहता था कि हो, और ये मुझे काव्यांश प्रकाशन में दिखी। काव्यांश प्रकाशन के प्रबोध जो हैं वो मेरे मित्र भी रहे हैं
और हम लोगों ने सहारा में साथ भी काम किया, सहारा टीवी में जी। और उनकी ऐसी योजना थी तो हम लोगों को ये लगा कि नहीं ठीक है, काव्यांश क्यों ना हम ऐसा करें कि एक प्रयोग करें, काव्यांश प्रकाशन शुरू करते। तो किताबें और भी आ गई थी काव्यांश प्रकाशन से तब तक जी। फिर हमने ये तय किया कि हम अपनी किताब यहीं से निकालते हैं। तो ये एक बड़ा एक सामूहिक सा फैसला बन गया है घर में भी और साथी लोगों के साथ मिलके। तो हमने कहा बहुत अपने जगह से, एक छोटी जगह से और उस जगह से कि जो कि ऐसी इन चीज़ों के लिए आमतौर पे नहीं जानी जाती है, तो वहाँ से अगर हम साहित्य का कोई उपक्रम शुरू करें, उसको उठाएं, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक नई तरह का, और ये एक साहित्यिक उद्यमिता भी है जिसमें वो खुद जुड़े हुए हैं, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, जी, उनकी पत्नी जुड़ी हुई हैं। तो उससे मुझे लगा कि नहीं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, शायद इससे हमारे पहाड़ के अन्य लोगों को भी, अन्य दोस्तों को भी, और जो नया कुछ करने का इच्छा रखने वाला युवा पीढ़ी है उसको शायद मनोबल बढ़ेगा, उसको कुछ प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। तो यही सब बातें दिमाग में और थी। वो जोशी जी वो मिला भी है। जी। मैं देख रहा हूँ कि काव्यांश की अब एक पूरी एक सीरीज है जी, जो उन्होंने बड़े स्थापित साहित्यकारों को लिया है, और आपकी किताबें, चारों किताबें वहाँ सुलभ हैं। तो ये हम सभी के लिए एक, कम से कम हमारी रीच में है, ये बड़ी बात है। थोड़ा सा फिर मैं विषय अंतर करता हूँ डॉक्टर जोशी, और वो ये कि आप, जैसे आपने कहा कि पर्वत प्रांतर में पैदा हुए, फिर दिल्ली महानगर के अपनी तरह के संघर्ष रहे, फिर वहाँ से उठकर आप जर्मनी चले गए, बीबीसी में रहे, डाइचे वेली में रहे, और रहे बतौर हिंदी संपादक। जी। तो पूरे वैश्विक पटल पर, क्योंकि हम लोग तो भारत में रहकर बात करते हैं, वैश्विक पटल पर हिंदी की क्या स्थिति है और हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ये बात सच है मुकेश जी कि हिंदी अब वो हिंदी नहीं रही जो कि पहले, आज से 1 दशक या 2 दशक या 3 दशक पहले कह लीजिए, या 20वीं सदी की हिंदी नहीं है। 21वीं सदी की हिंदी बहुत बदली हुई हिंदी है, जिसका और जिसके साथ इस समय इंटरनेट भी जुड़ा हुआ है, न्यू मीडिया भी जुड़ गया है जिसके साथ। तो हिंदी तो निश्चित रूप से उसका विकास और विस्तार तो निश्चित रूप से हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा है कि क्या वैश्विक स्तर पर क्या वो अपनी उपस्थिति बना पाई है, इसका एकदम मैं अगर ठोस हाँ में जवाब दूं तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अति उत्साही होगा। बेशक हिंदी ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन अभी भी जो हिंदी का दायरा होना चाहिए, जो हिंदी का विस्तार होना चाहिए, जो हिंदी के प्रति जो एक पूरा जैसा कि देखा जाना चाहिए, उसकी लोकप्रियता में इजाफा, वो अभी हमें लगता है कि और बेहतर करने की ज़रूरत है, उससे और बेहतर किया जा सकता है। आज निश्चित रूप से आज दुनिया में आप ये मान के चलिए कि मैं तो बॉन में रहा हूँ, बॉन यूनिवर्सिटी में हिंदी का बाकायदा विभाग था, दक्षिण एशिया विभाग था। अच्छा। डॉक्टर हाइंस वेस्लर जो कि प्रख्यात भारतविद हैं और बड़े जानकार हैं हिंदी के भी, और हिंदी के कई कवि हैं, उनके मित्र भी रहे हैं, उनसे भारत भी आते रहे, वो वहाँ पढ़ाते थे हिंदी और उर्दू दोनों। अच्छा। हाँ जी, तो हिंदी और उर्दू का दोनों का मिला जुला वहाँ पर काफ़ी छात्र भी थे, कई छात्र थे वहाँ पर, जिनमें जर्मन छात्र थे, चीनी छात्र थे, और उसके अलावा कुछ यूरोप के, कुछ दूसरे देशों के छात्र थे। तो ऐसा नहीं कि छात्रों की कोई कमी थी, छात्र थे वहाँ पर। तो विभाग चल रहे हैं। तो अमेरिका में तो मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि 100 के करीब शायद ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे मतलब ये पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, पूरी दक्षिण एशिया की भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। और हिंदी को लेके यूरोप में तो बहुत एक हमेशा से एक बड़ा वो रहा है। अभी प्रोफेसर रोठा लुत्से थे जो मैक्स मुलर भवन के निदेशक भी रहे भारत में। अच्छा। जर्मनी के थे वो भाई बड़े प्रख्यात भारत तो ये साहित्यकार भी थे। उन्होंने कई बड़े कवियों के अनुवाद किए हैं, अज्ञेय से लेकर विष्णुखरे तक। अच्छा। लोग उनके अनुवाद उन्होंने किए, कई कार्यक्रम किए उन्होंने हिंदी में, सेमिनार किए, गोष्ठियाँ की, यहाँ भी करते थे दिल्ली में, और वहाँ जर्मनी में भी उन्होंने की। जी। इस तरह से बहुत से नाम हैं। अब जैसे अभी गीतांजलि श्री के उपन्यास को, हिंदी का उपन्यास है, उसको रेत समाधि को वो टोम ऑफ द सैंड करके जो अंग्रेजी में डेजी रॉकवेल ने किया है, तो डेजी रॉकवेल बड़ी सम्मानित अनुवादिका हैं हिंदी की, और लेखक भी हैं वो बहुत बड़ी। तो उन्होंने ये अनुवाद किया जिसको अभी इंटरनेशनल बुकर भी मिला है। बिल्कुल मिला है। तो हिंदी को लेकर एक आकर्षण है विश्व में, दुनिया में, और हिंदी के प्रति एक उत्साह भी है, और हिंदी का एक पाठक भी है, श्रोता भी है, और वो हिंदी का अध्येता भी है, निश्चित रूप से है। जापान से लेकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसा नहीं है, मतलब हिंदी का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन जिस हिंदी के लिए हम प्रयत्नशील हैं, जो आम व्यक्ति की जो हिंदी है, उसका दायरा और बढ़ाने की, उसका साहित्य और जगहों तक जाने की, तो उसका अभी मुझे लगता है
कि और बेहतर करने की ज़रूरत होगी, इसमें और कोशिशें की जाने की ज़रूरत है। और इसमें शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी भूमिका एक बार फिर अनुवादकों की होने वाली है। मैं उसी पर आ जी रहा था। जी मैं देखता हूँ कि आपने हमको हिंदी पाठकों को लैटिन अमेरिका का साहित्य भी पढ़वा लिया अनुवाद के जरिए, जी अंग्रेजी का साहित्य, खूब सारा अनुवाद आपने किए हैं। हम तो अभी किताबों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक दौर में मैं देखता था कि पहल से लेकर कथादेश से लेकर पब्लिक एजेंडा, शुक्रवार, तमाम पत्रिकाओं में आप विदेशी साहित्यकारों को अनुवाद करके हिंदी पाठकों को जी देते थे। जी। और उसी बहाने हमारे हिंदी पाठक उस तासीर को जो यूरोप की है, लैटिन अमेरिका की है, अफ्रीकन कंट्रीज की है, उनको समझ पाते थे। तमाम दूसरे आपके साथ दूसरे अनुवादक भी थे। हिंदी की क्या स्थिति है? हिंदी में इतना विराट विपुल साहित्य है मौजूद, क्या ये अंग्रेजी में और अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं में ठीक ठाक ट्रांसलेट हो पा रहा है? आप संतुष्ट हैं? नहीं मुकेश जी, इसमें तो ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और चिंता भी है, इसमें जायज़ है वो चिंता कि हिंदी का जिस तरह से अनुवाद और जिस तरह से पहुंच वैश्विक पटल पर होनी चाहिए उस स्तर पर तो कतई नहीं है। अच्छा। निश्चित रूप से कुछ नाम हैं हिंदी में, कुछ बड़े नाम हैं जो कि आ गए हैं दूसरी भाषाओं में और पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी सिर्फ वहीं तक सीमित है। हिंदी तो बहुत ज़्यादा बदल गई है ना। हिंदी का तो पूरा 21वीं सदी का लेखन वैश्विक पटल पर बाहर के लोग पाठकों के बीच में भी उस लेवल पर जाने की ज़रूरत है ना। ठीक है, कुछ नए लेखकों का, कुछ जो जिसे कहना चाहिए हमारी पीढ़ी के कुछ लेखकों का अनुवाद हुए हैं विभिन्न भाषाओं में, अंग्रेज़ी में भी हुए हैं, कुछ यूरोपीय भाषाओं में हुए हैं, बेशक हुए हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। तो वो उससे लेकर प्रयत्न किए जाने की ज़रूरत है। और उसके लिए प्रयत्न जो हिंदी से जुड़े हुए जो बड़े संगठन हैं या हिंदी से जुड़े हुए जो बड़े लेखक हैं या सरकारों को भी इस दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए। संस्थाएं, अगर विश्वविद्यालय, अगर मैक्स मुलर भवन जैसी संस्था दिल्ली में रहकर जर्मनी का एक विराट साहित्य हमारे सामने रख सकती है और रूस का इतना बड़ा हमारे सामने आ सकता है, तो वही चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते? जो काम, मैं तो ये कहता हूँ आगे बढ़ के, जो काम हिंदी फिल्में इतने बड़े पैमाने पे कर रही हैं, बहुत सही उदाहरण आपने जी, चाहे भली ठीक है उनमें उसकी गुणवत्ता पे नहीं जा रहा हूँ मैं, अलग बात है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्में जो काम करी, क्या उस तरह का काम हिंदी भाषा या उसका साहित्य कर पा रहा है? ये हमें देखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने उठाया है। और डॉक्टर जोशी, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे किया कि जब हम अनुवाद की चर्चा करते हैं, जिस तरफ आप संकेत कर रहे थे, तो हमारे दौर के जो महत्वपूर्ण लेखक थे उनका तो अनुवाद हुआ है, लेकिन जो समसामयिक, मंगलेश डबराल जी का आपने कहा, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जन्मे एक कवि, और मैं देख रहा था कि कहीं किसी नगर पालिका के विदेश में किसी उसका जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर उनकी कविता उन्होंने उस प्रवेश द्वार पर छापी है, मंगलेश डबराल जी। आइसलिंगन शहर है, आइसलिंगन शहर में उनकी एक कविता लगी है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक कवि, वो अलग बात है उनका कर्म क्षेत्र दिल्ली रहा, बहरहाल ये विषयांतर हो जाएगा जी। चलते चलते जोशी जी, आपसे ये सवाल पूछना तो बनता है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, अगला प्रोजेक्ट क्या है? ऐसा कोई प्रोजेक्ट के तौर पर तो नहीं सोचा मुकेश जी, मतलब वो उस तरह से तो मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है मेरे जहन में कि मैं जो मेरा जो लिखना रहा है और जो मैंने लिखा है अभी तक, वो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आना है, जिसको प्रकाशित करना मैं चाहता हूँ। और वो प्रकाशित करने से मैं ये भी मानता हूँ, मुझे इसका बड़ा विश्वास है कि पाठकों उससे बहुत लाभान्वित होंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको शायद उनको नई तरह का, उनको गद्य में कुछ चीज़ें हैं और कुछ कविताओं में हैं, तो वो एक नई तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, जो मतलब जिनके बारे में काम करता रहा हूँ इन कितने कई वर्षों से, जैसा मैंने कहा, और अब वो मैं सोचता हूँ कि उनको प्रकाशन के लिए निकालना चाहिए और उनका प्रकाशन करना चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर तो नहीं सोचा है मैंने, लेकिन हाँ निश्चित रूप से अब कुछ गद्य जो है जो कथेतर होगा वो जी कथेतर गद्य की तरफ कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जिनकी मैं योजना बना रहा हूँ, संकलन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कविताएं पर तो मैं काम निरंतर जारी है ही, वो तो एक सतत तपिश है, बेचैनी सतत। डॉक्टर शिव प्रसाद जोशी, आपसे बातचीत करते हुए हम जिस पड़ाव पर पहुंचे थे तो लगता है कि अब यहाँ से बाकी शाखाएं फूटनी थी, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल आप साहित्य यात्रा के इस मंच पर पधारे, जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की
साहित्य यात्रा। अगली बार किसी नए मेहमान को लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।